अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है कंसेक्टिव रिएक्शन काइनेटिक्स। तो कंसेक्टिव रिएक्शंस की पहले डेफिनेशन से बात स्टार्ट कर रही हूँ। कंसेक्टिव रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज सीक्वेंशियल रिएक्शंस। सीक्वेंशियल रिएक्शंस, इनका मतलब क्या है? द मीनिंग इज़ दैट द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स के और या इसको आप कह लें कि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है। द reaction involves is that in such reactions the product that is formed is first converted into some unstable intermediate species which is consumed to give you the final product. ठीक है, it can involve more than one steps. ठीक है, लाइक मैं जो एग्जांपल कोट कर रही हूँ वो 2 स्टेप्स की है, लेकिन आपके पास सीरीज़ ऑफ स्टेप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके यू कैन हैव इथिलीन एपोक्साइड और ये कन्वर्ट हो एसिटल्डिहाइड रेडिकल में, जो कन्वर्ट हो आगे मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हमने ये वाला जो चीज़ है ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट है जो डिकम्पोज होनी है इनटू द प्रोडक्ट्स। तो हमने यहाँ पर ऐसे रिएक्शंस की काइनेटिक्स पढ़नी है जो डायरेक्ट सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट्स नहीं देते। यहाँ पर आपके पास 2 रेट कांस्टेंट्स यूज़ होंगे, एक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, देन द फॉर्मेशन ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट। कंसेक्टिव रिएक्शंस 2 तरह से कैटेगराइज होते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर टाइप कंसेक्टिव रिएक्शंस, यानी ये आपकी सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट में इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रही है और उससे आगे प्रोडक्ट्स में जा रही है। इसके अलावा एक और कंसेक्टिव रिएक्शंस होते हैं जिनमें फर्स्ट ऑर्डर होता है और उसके बाद सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है लाइक दिस, और जो सेकंड स्टेप होता है वो ज़ीरो ऑर्डर होता है, यानी इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा होता। हमने जो करना है वो फर्स्ट ऑर्डर है, जो एक बेसिक टाइप है कंसेक्टिव रिएक्शंस की। ठीक है, जितने आपके पास न्यूक्लियर डिकेज हैं दे आर ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, आप उसमें से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, न्यूक्लियर डिके कोई भी हो। अगर आपके पास सवाल ही सिंपली ये आ जाता है डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ सीक्वेंशियल काइनेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर डिके। ठीक है, यानी एक आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, हम कंसेक्टिव रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियर डिकेज को ले रहे हैं। तो जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ, ए इज़ कन्वर्टेड इनटू बी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू सी। तो ए से बी में जाने के लिए K1 होगा और बी से सी में जाने के लिए K2 होगा। व्हेन देयर इज़ नो टाइम हैज़ पास T इज इक्वल्स टू 0, आपकी ए नॉट होगी, बी और सी दोनों ही कंसनट्रेशन में 0 होंगे। व्हेन सम टाइम हैज़ पास्ड इट बिकम्स ए, इट बिकम्स सी बी एंड इट बिकम्स सी, यानी ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। जैसे ही इंटरमीडिएट बनेगा साथ ही उसका कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में चला जाएगा और कुछ हिस्सा में भी वापस चला जाए, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे रिवर्सिबल्स की बात नहीं कर रहे इसलिए हम यही कंसिडर करें कि जैसे ये ए से बी में गया, बी से साथ ही सी में चला गया। ठीक है, हम बात स्टार्ट करेंगे विथ रेट ऑफ कंजम्पशंस। सबसे पहले हम रेट स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रिएक्टेंट है ना। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए कैसे होगा आपके पास? माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए ओवर डी टी। अभी रेट ऑफ रिएक्शन की बात इसलिए नहीं कर सकते डायरेक्ट क्योंकि हमने बी और सी को कुछ भी नहीं किया। दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ ए। ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डी ए ओवर डी टी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिख रही हूँ डबल एरो डाल के, माइनस डी ए ओवर डी टी इज़ इक्वल्स टू K1 A। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ ए यही है ना मैंने वो लिख दिया। अच्छा जी, इस यहाँ से आप वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लें, माइनस डी ए ओवर ए इज़ इक्वल्स टू K1 dt। इंटीग्रेट करना है इक्वेशन को, माइनस का साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लॉग नेचुरल ए इज़ इक्वल्स टू K1 t प्लस सी। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लें, व्हेन t इज़ इक्वल्स टू 0 एंड a इज़ इक्वल्स टू ए नॉट। आपके पास माइनस लॉग नेचुरल ए नॉट आ जाएगा इज इक्वल्स टू सी। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, माइनस लॉग नेचुरल ए इज इक्वल्स टू K1 t माइनस लॉग नेचुरल ए नॉट। K1 t इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ए नॉट ओवर ए। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये ऊपर आ जाएगा।
ठीक हो गया। ये हो गई आपकी, इसको से दिस वन इज़ इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज़ इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर द कंजप्शन ऑफ ए विच टेल्स यू दैट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विदाउट इंटरसेप्ट। आपके पास अगर आप लॉग नेचुरल ए नॉट ओवर ए अगेंस्ट टाइम ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी गिविंग यू अ स्ट्रेट लाइन, और आपके पास स्लोप किसके इक्वल आएगी, k1 के। ठीक हो गया। यूनिट्स इसके पर सेकंड होंगे जो आपको बता देंगे कि ये हाफ लाइफ है। आप अगर इसका टी हाफ निकालेंगे वो भी फर्स्ट ऑर्डर का ही आएगा। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि मैं लॉग नेचुरल का इन्वर्स लूँ अगर, तो ये बन जाएगा, पहले इसको उल्टा लें, ए ओवर ए नोट करते हैं। ए ओवर ए नोट करने से ये वाली चीज़ हो जाएगी, माइनस इधर आ गया। अब लॉग इन्वर्स ले लें, लॉग नेचुरल इन्वर्स लेने से ई माइनस के वन टी विच इज़ इक्वल्स टू ए ओवर ए नॉट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ए इज़ इक्वल्स टू ए नॉट ई माइनस के वन टी, जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी ई माइनस के वन टी ई टी एट एनी टाइम टी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया इनिशियल कंसनट्रेशन, और ये एविडेंट है कि अबव इक्वेशन से हम कंसनट्रेशन ऑफ ए निकाल सकते हैं, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेगी। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करने का मतलब ये है। ठीक हो गया। यानी अगर मैं टाइम के अगेंस्ट ए को बनाऊंगी तो अब ये कुछ इस तरह की चीज़ देगा। ठीक है। और यहाँ से हम कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ है। अब बी के ऊपर आ जाए, कंसनट्रेशन ऑफ बी कैसे है, ये मैं वापस इक्वेशन की तरफ जा रही हूँ। ये देखिएगा, अगर मैंने कंसनट्रेशन ऑफ बी निकालना है, इट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ कंजम्पशन। बी में दोनों वाली चीज़ें, दोनों रेट्स आएंगे, क्योंकि बी के ऊपर आपका बन भी रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, net rate of formation of B is equals to formation of B minus consumption of B। ठीक हो गया। अच्छा, रेट ऑफ फॉर्मेशन तो हम निकाल सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए, आपके पास k1 ए हो जाएगा, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी k2 बी हो जाएगा। ठीक है। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन हम निकालते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू k1a माइनस k2b। k1a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपने एक्चुअली a की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम लास्ट इक्वेशन जो आपके पास आई थी ये वाली, जिसको मैं 2 स्टार कह रही हूँ इक्वेशन को। ठीक है। k1a नॉट e माइनस k1t माइनस k2b। ठीक हो गया। आप यहाँ से इस इक्वेशन को इधर ले आए, डी बी ओवर डी टी प्लस k2b इज इक्वल्स टू k1a नॉट e माइनस k1t। ठीक हो गया। यहाँ पर हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, दैट इज़ ek2t, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स विद ek2t। ओके। ek2t से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा k2be k2t प्लस ek2t db ओवर dt विच इज़ इक्वल्स टू, ये मैं रीज़न बताती हूँ कि मैंने, वैसे तो दोनों प्लस के साथ ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी आपको रीज़न बताती हूँ अभी कि मैंने दोनों को उल्टा की तो ek2t। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, ये वाली जो पूरी टर्म है ना, मैं इसको लिखने लगी हूँ, डेरिवेटिव ऑफ बी ई k2t इज़ इक्वल्स टू, आपके पास पहले लिखा जाएगा
ये वाली चीज़, ठीक है। K2 क्योंकि कांस्टेंट था वो इधर आ जाएगा, BE K2T, उसके साथ इस पूरी टर्म का आपके पास डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो E K2T dB/dt, ये देखिएगा। अगर यहाँ से किसी को समझ नहीं आती तो मुझे भी बता दें। मकसद ये है यहाँ पर कि आपके पास पहले आपने इस पूरी टर्म का जो डेरिवेटिव बनता है ना, इस पूरी टर्म का, वो ये है इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव बनता कैसे है, इसको हमने दो टर्म्स लेके चले हैं। E K2T का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बनता है इस वाली का, इसका, तो वो बनेगा K2 एक साइड पे आ जाएगा, dt/dt आ जाएगा, ठीक है। आपके पास K2 बचेगा और साथ में ये पूरी टर्म आ गई अगेन, ठीक हो गया। उसके बाद इसका डेरिवेटिव dB का, यानी ये ऐसे है कि मैंने इसको प्रोडक्ट रूल में x.y कह के d/y ऐसे लिखा, d/dx इंटू x, और उसके बाद प्लस x dy/dx किया, ठीक है। अब इसके हिसाब से पहले हमने b को साइड पे कर लिया और डेरिवेटिव लिया dt के साथ e K2T का, ये आपके पास आया K2B e K2T, ठीक हो गया। उसके बाद हमने E K2T को साइड पे रख लिया, डेरिवेटिव लिया B का विद रिस्पेक्ट टू T, ये और ये वाली टर्म्स आपके पास दोनों की दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। ये देखें, K2B E K2T और E K2T dB/dt, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये डेरिवेटिव एक्चुअली किसका है, d/dt इंटू BE K2T का, ठीक है। मैं सिर्फ इक्वेशन को नैरो डाउन करने के लिए इन दोनों वेरिएबल्स को, इसको और इसको रिप्लेस कर रही हूँ विद दिस वन, ठीक है। मैं ये वर्किंग यहीं पे रहने दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई इशू हो तो आप इसको स्टेप वाइज समझ लें। ये है आपका जेनेरिक फार्मूला जिसको हमने एज बेस बनाकर इसको तोड़ा हुआ है। ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, और ये दोनों टर्म्स किसकी हैं, इसकी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे कर दिया d/dt BE K2T विच इज़ इक्वल्स टू K1 A0 E, यहाँ पे देखिएगा हमने K2 और K1 को ऐड किया था, ये वाली बात कर रही हूँ इसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ E K2 माइनस K1 इंटू T। ये मैं छोटा ही थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एट द सेम टाइम आप चीज़ों को देख सकें कि मे भी ऊपर नीचे करने में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं K1 A0 E T कॉमन लेके K2 माइनस K1 कर दूँ तो इसमें कोई एतराज़ वाली बात तो नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल्स को सेपरेट करने से मेरी मुराद ये है कि आपने टीज़ को एक साइड पे कर देना है, बाकी सब कुछ एक साइड पे ले जाए, ठीक है। टी से ये वाला टी है, इसके साथ इसको ले जाना है, यानी dBE K2T इज इक्वल्स टू K1 A0 E K2 माइनस K1 इंटू T-.dt, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने लगी क्योंकि मेरा राइटिंग साइज़ बड़ा है तो वो फिर साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है। इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, dBE K2T विच इज़ इक्वल्स टू K1 A0, इंटीग्रेट कर दें E K2 माइनस K1 इंटू T.dt, ठीक हो गया जी। D इससे कट जाएगा, BE K2T विच इज़ इक्वल्स टू K1 A0। अब आ जाएं इसके ऊपर, इसको रिजॉल्व करेंगे।
पहले आ जाएगा E_k2 माइनस K1 इंटू टी, और नीचे आ जाएगा आपका सीधा सीधा ये प्लस C। ठीक हो गया। बेशक इसको बाहर निकालें, बाहर निकालना चाहते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि बाहर निकालने से इट वॉन्ट बी एनी काइंड ऑफ हेल्पफुल, लेकिन चलो K2 माइनस K1 इंटू टी प्लस सी। अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, सी के लिए आपने क्या क्या करना होता है, टी इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपने कहना है बी बना ही नहीं, ए से सीधा कन्वर्ट हो गया आपके पास उसमें सी में। ठीक है, तो अगर आपने बी को भी 0 कह दिया तो ये भी 0 हो गया, आपकी ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई। K1 A0 ओवर K2 माइनस K1 प्लस सी, तो C becomes माइनस K1 A0 ओवर K2 माइनस K1। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ C in this equation again, we get BE_K2T which is equals to K1 A0 over K2 minus K1 into E K2 minus K1 into T minus K1 A0 over K2 minus K1। ठीक है जी, यहाँ से K1 A0 कॉमन ले लें, बाकी सारी टर्म को एक साइड पर रहने दें, सिर्फ वहाँ से डील करना है। K1 A0 ओवर K2 माइनस K1, पीछे क्या बचेगा, E_K2 माइनस K1 इंटू टी माइनस 1। ओपन कर लें। अच्छा, ओपन करना क्यों है, हमने ओपन करके ना वापस उधर जाना है। K1 A0 K2 माइनस K1 इंटू E_K2T E माइनस K1T माइनस 1। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से इस E_K2T को उधर ले जाके डिवाइड कर दें। K1 A0 ओवर K2 माइनस K1 इंटू E_K2T ओवर, मैं तीनों से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे E माइनस K1T माइनस 1 ओवर E_K2T, ये ले। अगर कुछ कटता है काट दें, अगर कुछ कट गया तो आपके पास पीछे बचा K1 A0 ओवर K2 माइनस K1 इंटू E माइनस K1T माइनस E माइनस K2T। इसको ऊपर ले आए हैं ताकि इक्वेशन से वो डिवीजन वाला फैक्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, ये आ गई आपके कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ से हमने एक टी मैक्स निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी तक यहाँ पे रोक के इसको कह दें इक्वेशन नंबर, आई गेस मैं 4 कह रही हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, अगर नंबरिंग आपसे मैच नहीं करी तो इसको देख लीजिएगा, आप अपनी नंबरिंग अपनी ईज़ के हिसाब से कर सकते हैं। आपको सिर्फ इक्वेशन समझ आनी चाहिए कि हाउ डू वी ड्राइव दिस। हमने सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाला है, उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ बी निकाला है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्योंकि इंटरमीडिएट था इसलिए हमें फॉर्मेशन माइनस कंजप्शन करना पड़ा। अब टी मैक्स वो टाइम है जिस पे कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ मैक्सिमम। ठीक है, टी मैक्स इज़ टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ मैक्सिमम। क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट होता है। ठीक है, इस केस में क्रिटिकल टाइम में क्रिटिकल पॉइंट पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ 0। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल पॉइंट पे आपका जो रेट ऑफ चेंज जितना ए बन रहा है वो फ़ौरन बी में कन्वर्ट होगा और बी सारे का सारा सी में चला जाएगा, तो वो 0 रहेगा। वो क्रिटिकल पॉइंट आपका वो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द रिएक्शन है, यानी डी बी ओवर डी टी इज़ इक्वल्स टू 0। अगर हम अपनी लास्ट इक्वेशन को जो हमने बी की कंसंट्रेशन की निकाली है उसको डिफरेंशिएट करें, डी बी ओवर डी टी इज़ इक्वल्स टू K1 A0 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि तो सारा कुछ ही कांस्टेंट है। ठीक हो गया। डी ई माइनस K1T ओवर डी टी माइनस डी ई माइनस K2T ओवर डी टी। सिंपली मैंने इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, K1 A0 ओवर
K2 माइनस K1 इंटू आपके पास यहाँ पर माइनस K1 E माइनस K1T आ जाएगा। अब T मैक्स कह दें, ठीक हो गया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। माइनस K2 E माइनस K2T T मैक्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, माइनस कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, ये वाला माइनस आ रहा है। K1 A नॉट ओवर K2 माइनस K1 K2 E माइनस K2T मैक्स माइनस K1 E माइनस K1T मैक्स, ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने कहा था dB/dt ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, उसको ज़ीरो के इक्वल कह दें। ज़ीरो के इक्वल कहेंगे तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा आपके पास, जो डिवीजन वाली ये मल्टीप्लिकेशन वाली पूरी टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी। मैं यहाँ पे पहले कर देती हूँ, K2 माइनस K1 इंटू K2 E माइनस K2T मैक्स माइनस K1 E माइनस K1T मैक्स। ज़ीरो इज इक्वल्स टू K2 E माइनस K2T मैक्स माइनस K1 E माइनस K1T मैक्स, ठीक हो गया। ये वाली टर्म जो है ये आपकी ज़ीरो से डिवाइड होके ज़ीरो हो गई। यहाँ से आप अगर टर्म्स को अरेंज कर लें, T मैक्स इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जा रही हूँ, E माइनस K1T मैक्स हो गया। K1 ओवर K2 निकाल लें जी। आपके पास K1 ओवर K2, अगर K2 इधर आ गया तो ये वाली टर्म उधर चली जाएगी। A माइनस K2T मैक्स E डिवाइड हो रही है ना, तो प्लस लिख दूँ यहाँ पे, K1T मैक्स डिवाइड हो रही थी, डिवाइड होके ऊपर गई तो प्लस आ गई। E K1 ये स्मॉल K है, T मैक्स माइनस K2 T मैक्स, ठीक हो गया। T कॉमन ले लें, T मैक्स कॉमन ले लेंगे, K1 माइनस K2 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका K1 ओवर K2। ये लॉग नेचुरल इन्वर्स है, लॉग नेचुरल ले लें अब इक्वेशन का, तो लॉग नेचुरल K1 ओवर K2, लॉग नेचुरल इससे कैंसिल हो जाएगा। T मैक्स इंटू K1 प्लस सॉरी आपका K1 माइनस K2, ठीक हो गया। T मैक्स की वैल्यू निकाल लें जी, 1 ओवर ये 1 है, 1 ओवर K1 माइनस K2 मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचुरल K1 ओवर K2, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक हो गया। यहाँ तक आ गई आपकी T मैक्स की वैल्यू। अभी हमारी आगे B मैक्स की वैल्यू रहती है और C की वैल्यू रहती है। यहाँ तक कभी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो इसको स्टॉप करके देखिएगा, और इंशाल्लाह मैं साथ ही इसी से आगे कंटिन्यू करूँगी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ B।